हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का आज 15वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि पृथ्वी में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सबको हम जैव विविधता में लेते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ की जैव विविधता ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो घने जंगल होते हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर सूर्य प्रकाश ज़्यादा है, जहाँ का तापमान ज़्यादा है, वहाँ घने जंगल हैं। तो ऐसी जगह पे जैव विविधता ज़्यादा समृद्ध होती है, क्योंकि वहाँ पर अधिक प्रकार के पेड़ पौधे उगे होते हैं और इसी कारण से वहाँ पर अधिक प्रकार के जीव जंतु भी विकसित हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो समृद्ध जैव विविधता है वो है कोरल रीफ, जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। जो कोरल प्रजाति के जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जैसे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। तो इन जंतुओं के मरने के बाद उनके जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है वो इकट्ठा होकर के समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ बना लेते हैं, लंबे चौड़े, हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े, जिनको अपन प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहते हैं। उसी में खोखले जगहों पे, क्योंकि खोखला होता है तो उसमें तरह तरह के जीव जंतु अपना घर बना के रहते हैं। तो ये जैव विविधता है जो हमारी पृथ्वी में पाई जाती है, जो अभी तक किसी भी दूसरे ग्रह में हमको नहीं मिली है। हो सकता है हो किसी और ग्रह में, लेकिन हमको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई है। यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। तो अगर कोई एलियन आता है, जैसे पिक्चर में जादू करके जो दिखाया था, उस टाइप का कोई आता है, तो उसको यही आश्चर्य करेगा कि पृथ्वी में इतने प्रकार के जीव जंतु क्यों हैं और कैसे हैं। यही सोच सोच के वो परेशान रहेगा। और हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। ठीक है, क्योंकि हम खुद भी अगर किसी जंगल वगैरह में घूमने जाते हैं तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु हमको दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, और उनको देख करके भी हमको अचंभा होता है कि ये इस टाइप की चीज़ें भी, इस टाइप के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी में 20,000 प्रकार की चींटियों की जातियां पाई जाती हैं। केवल चींटियां ही 20,000 प्रकार की। 3 लाख प्रकार के बीटल्स पाए जाते हैं, भृंग। देखिए, बीटल एक प्रकार का कीट होता है, इंसेक्ट होता है। बारिश के दिनों में आपके घर के बाहर जो आप बल्ब जला के रखते हो, उसमें काले रंग का एक इतना बड़ा कीड़ा आता है और भूं का कैसे ठक से कहीं टकरा के गिर जाता है, फिर उठ के फिर घूमते घूम करते, जिसको अपन भुंड कहते हैं, भुंड। वो एक प्रकार का बीटल है जिसका नाम है डंग बीटल, क्योंकि वो अपने अंडे डंग यानी गोबर पे देती है और वहीं पर उसके लार्वा विकसित होकर एडल्ट बनते हैं, इसलिए उसको डंग बीटल कहा जाता है। तो इस टाइप के बीटल्स जो एक प्रकार के इंसेक्ट है, उनकी जो प्रजातियां हैं वो 3 लाख प्रकार की हैं धरती पे। सोचिए, जो खोजे गए हैं और जो नहीं खोजे गए हैं तो अलग ही हैं इससे और कहीं ज़्यादा। 28,000 प्रकार के मत्स्य यानी मछलियां पाई जाती हैं और 20,000 प्रकार से अधिक अधिपादप की जातियां हैं। आर्किड, अधिपादप क्या होते हैं? अधिपादप वे पादप जो दूसरे पेड़ों की शाखाओं पे उगाते हैं, उन्हें हम अधिपादप कहते हैं। एपीफाइट हम उसे कहते हैं। जैसे वेंडा करके एक पादप है। इन पादपों की विशेषता है कि दूसरे पेड़ों की शाखाओं पे उगते तो हैं, लेकिन उससे किसी प्रकार के जल, खनिज लवण, भोजन इनका अवशोषण नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ वहाँ चिपकने के लिए आवास के तौर पे उसका प्रयोग करते हैं। और ये खुद अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और हवा से ही नमी को अवशोषित कर लेते हैं और खुद प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो इनको अधिपादप या ऑर्किड कहा जाता है। इनके भी 20,000 से ज़्यादा प्रजाति हैं। जैसे मैंने एक प्रजाति का नाम लिया वेंडा। पारिस्थितिकीविद तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं, इतने सारी जातियां क्यों बनी पृथ्वी पे? यह पहला प्रश्न है। क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? नहीं, ये तो पहले से उपस्थित नहीं थी। पृथ्वी आज से 4.5 अरब साल पहले बनी। जीवन की उत्पत्ति 2 अरब साल पहले हुई। उस समय बहुत सरल प्रकार के जीव जंतु थे।
बने और उसके बाद फिर उनमें जटिलताएं आती गईं और आज के जो जीव जंतु हैं धीरे धीरे बनते चले गए। ये सब विचित्रताएं कहाँ से आई हैं? कहीं से आई नहीं है, ये पृथ्वी पर खुद ब खुद विकसित हुई हैं। जीवमंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर एक प्रजाति का जीव जंतु पेड़ पौधा जो भी है वो इस पृथ्वी के लिए, इस जीवमंडल के लिए अपना कुछ योगदान अवश्य करता है। चाहे वो पुष्पों में परागण ही क्यों ना कराता हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ योगदान अपना जरूर करता है। इसलिए वो हमारी जो वायुमंडल है उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? हाँ, अगर बहुत कम होती तो अलग जरूर होता। थोड़े बहुत कम ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियाँ बनते रहते हैं, कुछ नष्ट होते रहते हैं, तो कुछ प्रजातियों के कम ज़्यादा होने से बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रजातियाँ ज़्यादा कमी आ गई प्रजातियों में तो जरूर इसका फर्क उसमें पड़ जाता। जीवमंडल आज अलग तरीके से कार्य करते रहता। मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? आज मानव जीवन की कल्पना आप कर नहीं सकते हो अगर आप प्रकृति से अपने आप को अलग कर देते हो तो। सारी चीज़ें हम जंगल से निकाल रहे हैं, लकड़ी के निकाल रहे हैं, औषधियाँ निकाल रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं, फूल फल जितने भी चीज़ें हैं वो सब निकाल रहे हैं जंगलों से। अब है जैव विविधता। कितनी प्रजातियां धरती पे हैं? तो जैसा मैंने कहा कि अंदाज है कि धरती पे 70 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट मेयर, इन्होंने अंदाज लगाया कि 70 लाख पाए जाते होंगे, शायद इतना होगा या ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ ने कहा कि नहीं 200 लाख प्रकार का है, कुछ ने कहा नहीं 500 लाख प्रकार का है। अलग अलग अंदाज है जीव जंतुओं के प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिकों का। लेकिन चाहे 70 लाख है कि 200 लाख है कि 500 लाख है, लेकिन अभी तक हम इनमें से 17-18 लाख के प्रजातियों को ही पहचान कर पाए हैं। अब बाकी जो है, जो जंगलों में है, कोरल रीफ में है, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं उनकी पहचान हम नहीं कर पाए। हर साल हम 4 से 5 हज़ार नई प्रजातियों की पहचान करते हैं। हमारे जैवमंडल में न केवल जाति स्पीसीज स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर कोशिकाओं के बृहद अणु से लेकर जीवोम यानी बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। बहुत अधिक विविधता हमको जीव जंतुओं में देखने को मिलेगी जगह जगह के हिसाब से। पृथ्वी के किसी एक भाग में जाएंगे, दूसरे भाग में जाएंगे तो जैव विविधता अलग प्रकार से देखने को मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया था। तो ये एडवर्ड विल्सन जो थे वे सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे, मतलब समाज में किस प्रकार के जीव हैं, उनमें किस प्रकार का संबंध होता है, इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। मतलब ये सोशियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट दोनों थे, आप ये कह सकते हैं। इन्होंने जैव विविधता शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। अब इनमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है। पहला है आनुवांशिक विविधता। देखिए, आप किसी एक प्रजाति के पादप को देखें तो उसके बहुत सारे प्रकार की जातियां मिल सकती हैं, आपको उसकी वेराइटीज मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा आपको चावल के और मैंगो के बारे में। एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। केवल एक जाति, जैसे आम के ही 1000 प्रजाति हैं, चावल के ही 50,000 प्रजाति है, ऐसा। ठीक है, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउल्फिया वोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपीन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। राउल्फिया वोमिटोरिया, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ये जो है सर्पगंधा का नाम है। सर्पगंधा नाम का एक पौधा है। इसकी जड़ों से हम रेसरपीन निकालते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए और पागलपन के लिए दवाई का काम करती है। तो अगर इसकी आप हिमालय की तरफ उगने वाली प्रजाति को देखेंगे तो उसमें दवाई की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठंडक नहीं है, वहाँ पर इसके पौधे में आपको ये रेसरपीन की औषधि कम मात्रा में मिलती है। तो ये उनकी अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मिलती हैं। भारत में 50,000 से भी अधिक प्रकार की आनुवांशिक रूप में भिन्न धान की और 1000 से अधिक आम की जातियां हैं। धान जिससे हम चावल निकालते हैं, ओराइजा सेटाइवा,
पूरे भारत में इसकी 50,000 प्रकार के पौधे मिलते हैं आपको। प्रकार जैसे आपका दुबराज है, HMT है, जवा फूल है, IR36 है, ये अलग अलग प्रकार के 50,000 प्रजातियां हैं इसके। और वैसे आम की 1,000 जातियां हैं। तोतापरी है, बैगनफली है, और आपका ये दशहरी है, देसी है, कई प्रकार के आम होते हैं, है ना। तो आम मैंजीफेरा इंडिका है, लेकिन उसकी कितनी सारी वेराइटीज़ है। चावल ओराइजा सेटाइवा है, धान, उसकी कितनी सारी प्रजातियां हैं। केवल छत्तीसगढ़ में 20,000 प्रजाति धान की खोजी गई है। तो सोचिए कि ये आनुवांशिक विविधता है, मतलब उनके जीन्स में थोड़े बहुत अंतर हैं, भले वो एक ही जाति के सदस्य हैं, तो ये आनुवांशिक विविधता हुई। दूसरी है जातीय विविधता। किसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के जीव जंतुओं की कई प्रकार की जातियां मिल सकती हैं। जैसे देखिए, भारत में एक जगह है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और एक है ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये जैसे भारत है, भारत के निचला हिस्सा है, तो ये किनारे किनारे वाला हिस्सा जो है, जो केरल वेरल वाला हिस्सा है, इस हिस्से में है वेस्टर्न घाट। और इधर जो हिस्सा पड़ता है ऊपर साइड में, ईस्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। तो ये हमारे जो वेस्टर्न घाट है ना, ये बहुत समृद्ध जीव विविधता वाला है। यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और ये हॉटस्पॉट में गिनती आती है इसकी। पूरे विश्व में जितने भी हॉटस्पॉट हैं, गिनती के 30-35 कुछ 34 के आसपास हॉटस्पॉट हैं, उनमें से भारत में 3 हैं, जिसमें से एक ये आपका वेस्टर्न घाट है। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे जगह होते हैं, ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जीव जंतुओं की जो दूसरे एरिया में कहीं और नहीं पाई जाती। देश के या विदेश के या कहीं भी धरती के दूसरे एरिया में वो प्रजाति नहीं पाई जाएगी। जैसे कि वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में उभयचरों की ऐसी बहुत सारी प्रजाति है। उभयचर में जैसे मेढक आता है ना, वैसे बहुत सारे ऐसे उभयचर पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती। उनको एंडेमिक प्रजातियाँ कहते हैं। तो ये देखिए लिखा है, यह भिन्नता जाति स्तर पर है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। पश्चिमी घाट में ही उभयचरों की ऐसी प्रजातियां हैं, पूर्वी घाट में नहीं मिलेगी आपको। वहां पर ऐसे एंडेमिक स्पीसीज नहीं मिलते हैं जो पश्चिमी घाट में है। तीसरा है पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल विविधता। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का मिलना, ये पारिस्थितिकी विविधता होती है। जैसे कि मान लो ठंडे इलाके का जंगल है और गर्म इलाके का जंगल है, दोनों में पेड़ पौधे जीव जंतु अलग मिलेंगे। घास का मैदान है अलग मिलेगा, जंगल है अलग मिलेगा। देखिए, यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान यानी मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ जिसको कहते हैं, आर्द्र भूमि, ज्वारनदमुखेश्वरी तथा एल्पाइन स्वादल यानी मिडूज की पारितंत्र भिन्नता स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे से अधिक है। इसको समझिए क्या है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों वाले इलाके, एरिया मिलते हैं। देखिए, जैसे रेगिस्तान, आपके राजस्थान में रेगिस्तान है जहाँ पर बारिश कम होती है और मिट्टी कम है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु कम मिलेंगे। वर्षावन आपके MP है, छत्तीसगढ़ है, आपको उधर मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर बारिश पर्याप्त होती है, तो यहाँ पर घने जंगल मिलते हैं, इनको वर्षावन कहा जाता है। मैंग्रोव, गरान, ये होते हैं दलदली क्षेत्र जहाँ के पानी भी नमकीन होता है दलदल का, और उसमें उगने वाले जो पादप हैं उनकी जड़ें ऐसे जमीन से ऐसे बाहर निकल आती हैं, जिनको अपन न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। न्यूमेटोफोर्स वो सांस लेने के लिए होती है, क्योंकि दलदल के ज़मीन में मिट्टी में हवा नहीं रहती, केवल पानी भर जा रहती है। तो वहाँ पर जो विशेष प्रकार के पादप उगते हैं, जैसे राइजोफोरा है, सोनेरेटिया है, एट्रीप्लेक्स है, ये कुछ विशेष पादप हैं जो मैंग्रोव पादप कहलाते हैं, जो दलदली इलाकों में उगते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में एक सुंदरबन करके है, सुंदरबन, वो है मैंग्रोव। प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ कहते हैं, ये समुद्र में मिलेंगे आपको। बड़े बड़े पहाड़, मैंने अभी बताया था कि सिलेंट्रेटा है, ये पोरीफेरा है, इनके जंतु जब मरते हैं तो उनके शरीर में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है
वो इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वो सड़ेगा नहीं, होता कार्बनिक है, सड़ता नहीं है। इकट्ठे होते होते बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं जिनको अपन कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं। उसी में घर बना के तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब है गीली जगह, जहाँ पर हमेशा बारिश होते रहे समझ लो, या नमी रहे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बादल टकराते रहती है, नमी रहती है। ज्वार नदमुख एस्चुरी मतलब ये है कि जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है उस मिलाप स्थल को एस्चुरी कहते हैं। तो स्वच्छ जल समुद्री जल में मिलती है तो वहाँ पर एक अजीब टाइप की, एक अलग टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके कारण से वहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु अधिक मात्रा में विकसित होते हैं एस्चुरी में। एल्पाइन शॉडल, एल्पाइन मीडोज का मतलब है बहुत ठंडे इलाके जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, तो वहाँ पर गिने चुने कुछ पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र है, कारगिल, हिमालय, ये एरिया है। तो हमारा देश जो है अलग अलग कई प्रकार के एरिया से बना हुआ है, जबकि जो नॉर्वे है वो केवल ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर आपको अधिक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, लाखों नहीं अरबों वर्ष लगे, 2 अरब वर्ष लगे समझ लो, करोड़ों वर्ष लगे। लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही तब हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। पिछले 100 से 150 सालों में पूरे विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है, लगभग डबल हो गई है, 4 अरब से 8 अरब हो गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या के दबाव को झेलने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, क्या ज़्यादा मात्रा में काटना शुरू कर दिया, और उनको खेत है, घर है, ये बनाने लग गए। तो जंगल नष्ट होंगे ना तो ये प्राकृतिक संपदा भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि हम केवल पब्लिक ही जंगल को काट रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब सरकारें भी जंगल को कटवाती हैं ठेका दे करके, ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, उससे पैसे मिल सके, उसको हम खर्च कर सकें, इसके लिए जनरेट कराती है। तो अगर इसी तरह से हम इसको खत्म करते रहे, काटते रहे, तो 200 साल में ही ये पूरे खत्म हो जाएंगे, बल्कि और पहले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अब कट रहा है। आपको बता दें जैसे अमेज़न के जंगल हैं, उधर नॉर्थ अमेरिका और ब्राज़ील साइड में है अमेज़न के जंगल, वो पिछले 50 सालों में ही कट के आधी हो चुकी है। पहले 14% एरिया में होता था, अब केवल 6% 7% एरिया में रह गया है। हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो हमारे देश की करीब 33% एरिया में जंगल था, और आज 70-75 साल बाद 2021 में हम खड़े हैं, आज हमारे पास सिर्फ 19% जंगल है, लगभग आधी हो चुकी है जंगल। तो अगर इसी दर से हम जंगलों को नष्ट करते रहे तो 100-150 सालों में ही सारा जंगल नष्ट हो जाएगा। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रख रखाव के लिए जैव विविधता व इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आज न केवल हमारे देश की समस्या है बल्कि पूरे विश्व इस तरफ लगा हुआ है। वैज्ञानिक बैठते हैं, विचार करते हैं, लेकिन सोचिए कि जो पर्यावरण बचाने की जो चिंता करते हैं वो लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं एक ऐसे हॉल में जहाँ पर 20-20 AC लगा होता है, और जो ऐसे गाड़ियों में आते हैं जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की माइलेज देती है, उन गाड़ियों में आते हैं और विचार करके चले जाते हैं कि हम पर्यावरण बचाएंगे। वो लोग पर्यावरण नहीं बचा रहे हैं पर्यावरण हम लोग बचा रहे हैं, जो पेड़ पौधे लगाते हैं। मैं खुद हर साल कई पौधे लगाता हूँ, कई पेड़ लगाता हूँ, आप भी लगाते होंगे, शायद लगाए होंगे कभी। तो हम लोग पर्यावरण बचा रहे हैं, दूसरा कोई पर्यावरण नहीं बचा सकता। पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां या स्पीसीज हैं? तो जैसा मैंने बताया कि रॉबर्ट मे ने बताया है कि 70 लाख के आसपास स्पीसीज होने चाहिए पूरे धरती पे, जिसमें से 17 लाख को हम पहचानते हैं। ठीक है, अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं। जितने को हम जानते हैं ना, उनके आधार पे हम अंदाज लगाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, एकदम सरल नहीं कि हम बता सके कितनी जातियां हैं, सटीक नहीं बता सकते। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये एक इंटरनेशनल कमिटी है
जो प्रकृति को बचाने के प्रयास में लगी हुई है। वो फंडिंग करती है, फंड की व्यवस्था करती है, पैसे देती है ये सबको बचाने के लिए। तो 2004 में इनके अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.5 मिलियन में 15 लाख। तो 2004 तक 15 लाख प्रजातियों को खोज चुके हैं, ये बता रहा है। तो मैंने अभी बताया हम अभी 2021 में खड़े हैं, 15-16 साल 17 साल बाद खड़े हैं। तो अभी तक हमने करीब 17 लाख प्रजातियां खोजी हैं। लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है। हमको अंदाज भी नहीं, क्योंकि हम घने जंगलों में, कोरल रीफ में खोज ही नहीं पाए हैं, और ना खोजना पूरी पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें यह आकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र हैं कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है। भाई शीतोष्ण देश मतलब टेम्परेट, जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर जंगल कम ही है, विरल है, वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु कम हैं, वहाँ आपने ज़्यादा रिसर्च किया है। और जो ट्रॉपिकल एरिया है उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर घने जंगल हैं, जहाँ पर जीव जंतु की भरमार है, उन जगहों पे आपने कम रिसर्च किया है। अब जहाँ पर कम जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वहाँ के रिसर्च के आधार पे ज़्यादा वाले का आप अंदाज लगा रहे हो, तो एकदम सही अंदाज कैसे लगेगा बताइए। यह सोचकर कि प्रबल रूप में उष्णकटिबंध की बहुत सी जातियों की खोज शेष है, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया। कैसे किया? कीटों का आकलन किया। जितने कीट हमको मिले हैं ट्रॉपिकल एरिया में और इनमें टेम्परेट एरिया में, ठंडे में, गर्म में, जहाँ पर भी कीट मिले हैं, उन कीटों के मिले हुए प्रकारों के आधार पर और कितने प्रकार होंगे, और उसके अलावा और कितने प्रकार के वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे, इसका अंदाज निकाला सिर्फ कीटों के आधार पे। ये आप बताइए कि कैसे संभव है कि आप कीटों के आधार पे बाकी सबका अंदाज लगा सकते हैं। भाई मैं भी बायोलॉजी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, रिसर्च भी किया हूँ, तो मैं तो ये समझ सकता हूँ कि केवल कीटों के आधार पे सारी प्रजातियों का आकलन करना सही संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाज आप लगा सकते हो। कुछ चरम आकलन की पराश 20 से 25 मिलियन है। देखिए तो अब ये भी तो कोई ना कोई वैज्ञानिक ही बता रहा है कि 200 से 250 लाख प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट मेयर के द्वारा दिया गया एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन वैश्वीय जाति विविधता को लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक मानता है। तो मैंने पहले ही बताया कि रॉबर्ट मेयर, जिसका सब कोई स्वीकार करते हैं कि शायद इसके आसपास ही होगा, इन्होंने कहा कि 70 लाख प्रजातियां शायद धरती पे पाई जाती हैं, ऐसा इन्होंने अंदाज लगा के बताया है। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जाति सूचियों के आधार पर देखें। अब क्या क्या है पृथ्वी पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये पाई चार्ट है, आप इनको देखिए। पाई चार्ट 3 है यहाँ पर। एक है जो केवल अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट के बारे में बता रहा है, दूसरा कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जंतुओं के बारे में, और तीसरा पादप के बारे में बता रहा है। देखिए अकशेरुक जंतु में आप देखिए कि ये 80% से भी ज़्यादा एरिया को घेरे हुए हैं इंसेक्ट। मैं ये केवल अकशेरुकी में 80% बता रहा हूँ ना, अगर कशेरुकी अकशेरुकी दोनों को ले लेते हो तो ये 70% के आसपास है। केवल अकशेरुकी लेते हो तो 80% से भी ज़्यादा प्रजातियां केवल इंसेक्ट की है, कीटों की है। उसके बाद आप देखिए कि मोलस्क ने भी अपनी काफ़ी बड़ी स्थान यहाँ पर बना रखी है। मोलस्क ने, उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। उस मोलस्क में कौन आते हैं, जैसे घोंघा, पाइला जो आप जानते हो, यूनियो, या फिर जिससे मोती निकलता है पर्ल ओयस्टर, ये सब मोलस्क में आते हैं। शंख आपका मोलस्क का एनिमल है। क्रस्टेशिया में कौन आते हैं, जैसे झींगा मछली है। झींगा मछली आप देखे भी होंगे, कुछ लोग खाते भी हैं झींगा मछली को। तो झींगा मछली वाली जो है क्रस्टेशिया नाम के एक क्लास का मेंबर है वो क्रस्टेशिया भी छोटे बड़े जो जंतु हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ पर हैं संख्या के नाम पे। अब बाकी सभी अकशेरुक
पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब मिला के बाकी स्थान को घेरे हैं। देखिए तो सबसे ज्यादा स्थान कीटों ने घेरा है। अब हम देखते हैं कशेरुकी। कशेरुकी में 5 प्रकार के जंतु आते हैं। कौन कौन आते हैं? फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स। फिश मतलब मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये 5 प्रकार के आते हैं। तो इन पांचों में आप देखिए कि आधी प्रजातियां केवल मछलियों की है। कशेरुकी के जितने प्रजाति हैं, मान लो 1 लाख प्रकार के कशेरुकी पाए जाते हैं, तो 50,000 तो केवल फिश पाए जाएंगे, ऐसा मैं बता रहा हूं। तो मछलियों की प्रजातियां टोटल कशेरुकी की प्रजातियों में से आधा है। उसके बाद आप देखिए कि उभयचर और स्तनियों की प्रजातियों की संख्या लगभग बराबर है। ये देखिए स्तनधारी और उभयचर, इनकी संख्या लगभग बराबर है, और इनसे थोड़ा ज्यादा है सरीसृप और इससे थोड़ा ज्यादा है पक्षी। आप देख सकते हैं। तो ये तो है कशेरुक प्राणियों में कौन कौन कितने कितने पाए जाते हैं। अब पादप देखिए। पादप में करीब 40-45% एरिया तो केवल कवक और केवल एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधों ने घेरा है। देखिए ये देखिए कवक 45%, 40-45% और उतना ही करीब आवृत बीजी, मतलब करीब 80 से 90% एरिया सिर्फ कवक और सिर्फ एंजियोस्पर्म ने घेरा है। जो हम आसपास जो देखते हैं ज़्यादातर पेड़ पौधे वो एंजियोस्पर्म है। उसके बाद देखिए कि इसमें शैवालों ने भी अपनी काफ़ी अच्छी स्थान बनाई है। शैवाल जो काई के रूप में मिलते हैं। उसके बाद लाइकेन जो कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं, लाइकेन, उन्होंने भी अपनी काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बना रखी है। उसके बाद आप देखिए मॉस। मॉस मतलब ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। और उसके बाद फर्न यानी कि टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ने भी अपनी स्थिति यहाँ पर दर्शाई है। तो आवृत बीजी कवक ने सबसे ज़्यादा, उसके बाद शैवाल है, फिर ब्रायोफाइटा है और फर्न है यानी कि टेरिडोफाइटा है और लाइकेन है। लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म आपको नहीं दिखा। जिम्नोस्पर्म इतनी कम संख्या में है, इतनी कम प्रजातियां हैं कि इस ग्राफ में उसने अपना स्थान नहीं बना पाया है। जिम्नोस्पर्म में कौन आते हैं? पाइनस, साइकस, इफेड्रा, वेल्विशिया, नीटम, ये सब तो आते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म में। तो उनकी गिने चुनी प्रजातियां हैं 5-10 बस, वही है। इसलिए इतनी कम संख्या में होने के कारण से इन्होंने अपना स्थान यहाँ पर नहीं बना पाया। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जाति सूचियों के आधार पर देखें। अब देखिए जितने भी प्रजातियां हमने जीव जंतुओं की खोजी हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको मिला के, उसमें से 70% जंतु हैं, 22% पादप हैं और बाकी 8% में बाकी बचे हुए एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, मतलब बाकी जंतु हैं। प्लांट 22% है, 70% जंतु हैं और बाकी अन्य वो 8% में है। अब जितने भी जंतु मिले हैं उन जंतुओं में से 70% केवल कीट हैं। कीट, इंसेक्ट, ये जो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, ये सब। सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं। ये देखिए अगर हम 100 पेड़ पौधे जीव जंतु खोज रहे हैं तो उसमें 70 तो जंतु हैं और पादप हैं 22। ये देखिए शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी जैसे पादपों को मिला के 22% से अधिक नहीं है, जिसमें कवक भी शामिल हो गया है। क्योंकि अगर कवक को निकाल दोगे ना तो इनकी प्रतिशतता तो और कम हो जाएगी। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातियां हैं जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक हैं। केवल जंतु को देखेंगे तो 100 में से 70 जंतु है, 10 में से 7 जंतु आपका कीट है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह में से प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट हैं। प्रकार की बात कर रहे हैं ना, जनसंख्या नहीं, प्रकार। पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएं? देखिए जो कीट होते हैं उनके शरीर के ऊपर
काइटिन का बना हुआ एक खोल होता है, एक आवरण होता है, जो उनको बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखने में सहायता करता है, वो बचे रह जाते हैं। इसी कारण से पिछले करोड़ों वर्षों में नए नए प्रकार के कीट नए नए वातावरण में और बनते चले गए, और जो पुराने वाले हैं वो भी बचते चले गए, वो भी रहते चले गए। इसी कारण से नए नए कीटों के विकास के कारण से इतने सारे प्रकार के कीट जो आज के डेट में करीब 10 लाख प्रकार के, 10 लाख प्रकार के कीट तो हम खोज चुके हैं। एनसीईआरटी 7.5 लाख बताता है कीटों की संख्या, क्योंकि ये 20 साल पुरानी लिखी गई बुक है। लेकिन आज के डेट में हम 10 लाख प्रकार के कीट खोज चुके हैं, और उतने ही और ज़्यादा उससे भी बचे हैं खोजने के लिए। पुनः हाँ, संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों से अधिक है। देखिए, केवल कवक एक तरफ रख दें और बाकी मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी को एक तरफ रख दें, तो उनके प्रकार बराबर पड़ेंगे। केवल कवक ही इतने ज़्यादा प्रकार के पाए जाते हैं। अब चित्र में इनको हम देख सकते हैं, जो अभी चित्र मैंने आपको ये दिखाया कि कवक एक तरफ है, आवृतबीजी एक तरफ है, और बाकी चीज़ें देख सकते हैं कितने बराबर है कवक। यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आकलन प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते हैं। प्रोकैरियोट कहने से जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं, माइकोप्लाज्मा है, ये प्रोकैरियोट हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता कोशिका में। प्रोकैरियोट को इसमें क्यों नहीं शामिल किए? क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को यही अंदाज नहीं है कि कितने प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। क्योंकि हम 2, 4, 10, 20, 50 को खोजे हैं, उनके नामकरण किए हैं, जानते हैं, लेकिन हजारों लाखों प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, और उनकी सही अनुमान संख्या भी नहीं पता है कि कितनी हो सकती है वो। जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोट जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि पारंपरिक तरीके में हम जो है उनकी जैव रासायनिक विश्लेषण करते हैं, मतलब शरीर में या कोशिका में किस किस प्रकार की केमिकल्स पाए जाते हैं, उनके आधार पर जातियां निर्धारित होती हैं। तो अगर जीवाणुओं को केवल जैव रसायन के आधार पर वर्गीकृत करेंगे ना, तो लाखों प्रकार के जीवाणु मिल जाएंगे, क्योंकि उनके रसायन में बहुत अंतर होते हैं। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है, तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य नहीं है। देखिए, संवर्धन माध्यम जो होता है कृत्रिम, जो हम अगार जेल में जनरली हम संवर्धित करते हैं, तो जीवाणुओं को, कवकों को हम उनमें संवर्धित करके उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन बहुत सारे जीवाणु, कवक जो हैं और विषाणु तो एक भी बिल्कुल संवर्धित नहीं होता। तो जो संवर्धित नहीं होते हैं उनका हम अध्ययन कैसे करें? क्योंकि वो अपने पोषक कोशिका के अंदर ही वृद्धि करते हैं और उनमें उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे जीवाणुओं को या विषाणुओं का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, और उनके लिए दवाई वगैरह बनाने में भी मुश्किल होती है। विषाणुओं की दवाइयाँ इसलिए नहीं मिल पाती हैं। यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। ये लाखों प्रकार के मिलेंगे अगर हम केवल जैव रासायनिक तरीका या आणविक तरीके से उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो। अब हम भारत की बात करें तो देखिए, विश्व में जितने भी भूमि हैं, भारत के पास उसका केवल 2.4% भाग है। पूरे विश्व का 2.4%, यानी 2.5% के आसपास। लेकिन हमारे पास जो जीव जंतुओं के प्रकार है ना, वो पूरे विश्व का 8.1% है। जमीन हमारे पास 2.5% है, लेकिन जीव जंतु हमारे पास 8% से भी ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। भारत जो है भूमध्य रेखा के पास है। भारत में बहुत गर्मी और बहुत बारिश होती है। इसी कारण से यहाँ घने जंगल हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसके कारण से घने जंगल हैं, और घने जंगल का मतलब है तरह तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु हमारे भारत में विकसित होते हैं। इसके कारण से हमारी जैव विविधता बहुत समृद्ध है। इवन देखिए, पूरे विश्व में 12 ऐसे देश हैं
जो मेगा डाइवर्सिटी वाले देश हैं, जिनके पास बहुत समृद्धशाली जैव विविधता है, घने जंगल है, उनमें से भारत एक है। 12 में से भारत एक है। तो ये हमारा गुड लक है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, हमारे पास सिर्फ इतनी भूमि है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% है। हम लोग 8% से भी ज़्यादा प्रकार के जीव जंतुओं का पोषण करते हैं। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। अभी मैंने कहा ना, मेगा डाइवर्सिटी। अब भारत में क्या क्या मिला है हमको? तो भारत में लगभग 45,000 प्रकार की पादप जातियां और करीब 90,000 से भी अधिक प्रकार की जंतु जातियों की खोज की जा चुकी है, अभिलिखित किया जा चुका है। और इससे भी डबल से भी ज़्यादा अभी खोजने बाकी हैं। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज और उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मे के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें, तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। जितनी भी खोज हुई 22% है, क्योंकि हम 70 लाख में से 17 लाख को खोजे हैं। इस अनुमान से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक प्रकार के पादप और 3 लाख से अधिक प्रकार के जंतु जातियों की खोज और वर्णन होना शेष है। 45,000 पादप खोजे हैं, 1 लाख खोजने बाकी हैं। 90,000 जंतु खोजे हैं, 3 लाख खोजने बाकी हैं। तो सोचिए, डबल टिबल से भी ज़्यादा हम अभी खोजने हम लोगों से बाकी है। क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संपदा की खोज कर सकेंगे? में उसकी मुश्किल काम है, क्योंकि घने जंगलों में जाके, कोरल रीफ में जाके खोजना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पूरा जानना तो बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति तथा समय की आवश्यकता होगी। क्योंकि इसका एक कारण ये है ना कि इकोलॉजी पे काम करने वाले वैज्ञानिक बहुत कम होते हैं, क्योंकि जंगल जंगल घूमना पड़ता है, समुद्र में, पानी में, नदी में, तालाब में घुसना पड़ता है, और उतना करने वाले वैज्ञानिक कम ही मिलते हैं। इसलिए जैव विविधता पे काम करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या कम है। क्योंकि एक एक पौधे को पहचानना, एक एक जंतु जीव जंतु को पहचानना, जैसे आप वो एक सीरियल देखते होंगे, मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें वो बियर ग्रिल करके एक व्यक्ति रहते हैं जो पौधों को, कीड़े मकोड़ों को, जीव जंतुओं को देख के आराम से पहचान लेते हैं कि कौन खाने लायक है और कौन नहीं है, और एक से एक कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं वो। तो ऐसे पहचान करना भी बहुत ट्रेनिंग का काम है, ट्रेनिंग करने के बाद ही हो सकता है। यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम यह महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले विलुप्त हो रही हैं। क्योंकि हम जंगलों को तेजी से काट रहे हैं ना, तो कई जातियां तो ऐसे विलुप्त हो जा रही हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। पता नहीं कितनी हजार लाख जातियां ऐसी नष्ट हो चुकी हैं। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों की सूचीबद्ध करने से पहले भी नष्ट हो जाती है। पुस्तकें ही नष्ट हो जाएंगी अगर लाइब्रेरी की, तो आप किसको पढ़ोगे? बस वैसे ही है कि जंगलों से जैव विविधता इसी तरह से नष्ट हो रही है कि हम उनको जान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ना। थैंक यू।